हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिकली एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का है, जो कि हमारा पार्ट है, इज योर फेवरेट टॉपिक होने वाला है आज आपका एससीपी। ओके, इट इज़ अ सिंगल सेल प्रोटीन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक के बारे में हमने अच्छा खासा देखा कि माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक होता क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है एंड प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ स्टेप्स थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाला हमारा नया टॉपिक जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन। नाम में इसके थोड़े अच्छे खासे टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। एससीपी क्या होता है? एससीपी बेसिकली, अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स अभी समझा दूं ये टॉपिक बताने के पहले, तो आप अभी जान सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो ज़्यादातर प्रोटीन नीड होता है वो हमारा वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट ही रहता है। ओके, जिसमें से अगर बात की जाए जो एनिमल डिराइव प्रोटीन होता है उसको हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, जो कि आप आपके लोअर स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अब इसमें अगर आगे बात की जाए तो ज़्यादातर प्रोटीन का इंटेक अभी के टाइम तो बहुत चल रहा है, स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डर जो जिमिंग वगैरह करते हैं उनको तो भाई प्रोटीन चाहिए चाहिए। तो इतनी सारी प्रोटीन का नीड फुलफिल कहाँ से करेंगे? अब आपको भी समझ में आता है, अगर आप एक चारा खरीदते हो किसी, बोल सकते हैं बकरी के लिए, मान लेते हैं फॉर द मीट पर्पस, अगर हम बकरी को चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर जो चारा खरीदते हो, जितना चारा वो बकरी खाती है, एक छोटी बकरी से लेकर उसको बड़ा अडल्ट बनने के लिए, ठीक है, एक गोट को बनने के लिए प्रॉपर तरीके से अडल्ट, तो इतना सारा हमको चारा देना पड़ता है, इतना सारा फीड देना पड़ता है उसको, उसके बाद वो डेवलप होता है। ओके, उसके डेवलपमेंट के बाद उसका बॉडी साइज ग्रो होता है। मतलब सोचो आपको कितना सारा खाना देना पड़ता है, उसके बाद जाके उसकी बॉडी साइज उतनी बड़ी होती है, उसके बाद जाके हमको जो हमारा मीट का सफिशिएंट फुलफिलमेंट होता है वो जाके मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको खर्चा लगने वाला है। ठीक है, और अभी के अकॉर्डिंग जितने हिसाब से पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है ना, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जो इस पॉपुलेशन के बढ़ने के अकॉर्डिंग उतना सारा प्रोटीन का सफिशिएंट नीड सबको चाहिए और सबको प्रोवाइड भी करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी वो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, नोन एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, कि कुछ ना कुछ तो हम लोग ऐसा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे जो प्रोटीन डिराइव करके देने में ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, बढ़ते हैं कि किस हिसाब से हमको क्या क्या टॉपिक्स की बात दी यहाँ पे। अकॉर्डिंगली आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि 2050 तक का वर्ल्ड में अराउंड 1250 मिलियन टन्स ऑफ आपको मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अभी का जो करंट सिनेरियो, करंट बोल सकते हैं जो प्रोटीन का इंटेक का ट्रेंड चल रहा है कि कितने हिसाब से लोग अभी तक का प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2050 तक का आपको इतना टन्स ऑफ प्रोटीन का आपको प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर किससे फुलफिल हो पाता था प्रॉपर तरीके से, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट से। ठीक है, और जो मैं आपको ये आंकड़ा बोल रहा हूँ ना 1250 मिलियन टन्स, ये सिर्फ एक साल का है, कि आगे 2050 में जिस हिसाब का पॉपुलेशन होगा ना, उस हिसाब से आपको इतना ज़्यादा टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स में जो आपको प्रोटीन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो भी कितने साल में, सिर्फ हर एक साल की बात हो रही है, एक साल में इतना इतना सारा देना है। तो ये बात है कि बेसिकली डिमांडेड फॉर एनिमल एंड एनिमल डिराइव प्रोटीन एट अ करंट कंजम्पशन लेवल। अभी के कंजम्पशन लेवल को देख के अगर अंदाजा लगाया जाए तो 2050 तक का इतना नीड हो जाएगा लोगों को। ठीक है, हाउएवर ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोटीन विल नॉट बी सस्टेनेबली बाय इंक्रीजिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन। मेन बात यही है कि अभी का जितना ग्रोइंग डिमांड है किसी प्रोटीन को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ मीट को या डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने से कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, लो रहती है। लो एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग फीड टू मीट, वही मैंने आपको बोला कि जो आप चारा देते हो, जितना सारा चारा दोगे उसको बड़ा करने के लिए, उसके बाद जो उसकी बॉडी बनेगी मीट पर्पज़ के लिए, और उतना मीट कितने लोग ही खा पाएंगे? आप सोचो, अगर आप एक छोटी सी मुर्गी को पालते हो, बड़ा करते हो, तो कितना खा पाएगा कोई? आपने उसको जिंदगी भर चारा दिया, अच्छा खासा 1-2 साल तक का आपने चारा दिया उसको बड़ा करने के लिए, और उसके बाद आपको बदले में मिला कितना खाने के लिए? आपको सिर्फ मिला कितना, 2 से 3 लोगों का खाना। तो इतना सारा जो एफिशिएंसी जो इसकी बेसिकली किसी फीड को कन्वर्ट करना किसी मीट में, वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, और अभी के लोगों को जिस हिसाब से प्रोटीन का इंटेक का डाइट चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। ओके, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे अगर हमने आगे जाके इतना प्रोटीन का फुलफिलमेंट नहीं करके दिया तो। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिजीज लोगों को देखने मिलेंगे, जैसे कि कुछ अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको लेकर इतना बात नहीं किया गया, बिकॉज वो लोग ने सिंगल सेल प्रोटीन को अपना चुका है। ठीक है, तो अभी मेन बात वही है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोले या न्यूट्रिशनल डिजीज किसको देखा जाएगा, जैसे अंडर डेवलप वाले जो कंट्री है, जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, न्यूट्रिशनल नॉलेज नहीं है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज चल रही है। ठीक है, वो सारे में ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। न्यूट्रिशनल डिजीज जैसे क्वाशिकोर हो गया, मारूसमस हो गया, या और भी बहुत सारे अलग टाइप के न्यूट्रिशनल डिजीज हो सकते हैं जो प्रॉब्लमेटिक कॉज करें। ठीक है, अब इसका कन्वेंशनल सॉल्यूशन क्या है, कि मतलब साइंटिफिक तरीके से क्या सॉल्यूशन है कि क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्रॉप इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दे।
ठीक है। किसी क्रॉप में हम लोग इस तरीके से हाइब्रिड मेथड को यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन कॉलोनियल टेक्निक कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसा पर्टिकुलर टेक्निक कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग उस प्रोटीन कंटेंट को उस प्लांट के अंदर बढ़ाना चालू कर देंगे, जिसको हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड को यूज करेंगे ज्यादातर, ताकि केमिकल वाली चीजें हमारे अच्छे क्रॉप्स को हार्म ना करें, ओके। तो ज्यादातर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, बायो पेस्टिसाइड का, तो क्रॉप के अंदर उस प्रोटीन कंटेंट ज्यादातर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ना कि क्रॉप्स अपना खराब होगा, ओके। आगे बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह को ज्यादा हो सकता है तो कम ही यूज करना चाहिए कभी भी, लेकिन एक एट द एंड बोल सकते हैं पोजीशन पे आने के बाद केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करके हमको हमारी क्रॉप्स को सेव करना पड़ जाता है, ठीक है। आगे बात करें हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज को चूज कर सकते हैं जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन ला सकता है। तो वही जो क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात थी कि हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम लोग डीएनए जेनेटिक चेंजेस करके ये सारी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं पे हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज को चूज करना, या जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया, हम दो ऐसे प्लांट को ज्यादातर यूज करेंगे जो ज्यादातर हाई प्रोटीन कंटेंट वाले अपने फूड या सीड्स को बनाते हो, ओके। द एफर्ट्स इज इन अदर डायरेक्शन आर ऑल्सो अंडरटेकन इन नॉन कन्वेंशनल वे। वन सच वे इज प्रोडक्शन ऑफ एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, ओके। अब साइंटिफिक वे को या बोल सकते हैं कन्वेंशनल वे को थोड़ा छोड़ के एक नॉन कन्वेंशनल वे से सोचा जाए, मतलब बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए, तो एक आपको शायद वर्ड आता होगा सामने, वो है सिंगल सेल प्रोटीन, जिससे भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन का डिराइव कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इसमें कैसे होने वाले ये सारी चीजें। जो एससीपी का जो इंपॉर्टेंस था वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ज्यादा हो गया, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह इतनी नहीं चल पा रही थी, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइट इंटेक बहुत ज्यादा कम हो गया था और काफी सारे सोल्जर्स को प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से इस जो एससीपी का कंटेंट था या एससीपी का जो मेन बोल सकते हैं बात थी, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिला बिकॉज प्रोटीन का उतना ज्यादा सफिशिएंसी प्रोवाइड करना सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक से किया जा सकता था, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल क्या सॉल्यूशन आया, जो कि हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एससीपी की, कि नॉन कन्वेंशनल तरीका होता है जिसके अंदर अब क्या क्या देखने वाले हैं कि प्रोटीन्स आर एक्सट्रैक्टेड, ओके, ध्यान दीजिए, प्रोटीन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके पास एल्गे है, फंगाई है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सारे के अंदर से आप लोग प्रोटीन का आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे। देखो फायदा क्या है इसके अंदर, आप एक बार सोचो, अगर आप बात करते हैं किसी गोट के डेवलपमेंट की, कि वो एक छोटा सा गोट एक बड़ा डेवलप होने में, एडल्ट होने में कितना टाइम लेता है, और आप सेकंड बात सोचो बैक्टीरिया को ग्रो होने में, देखो किसको ज्यादा टाइम लगता है। ऑब्वियसली बात है गोट को लगेगा, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत हाई बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। वहीं पे बैक्टीरिया वगैरह बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करते हैं, एल्गे वगैरह बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं अपने आप को। मतलब अगर आप एक बात बताओ कि अगर एक छोटे से बैक्टीरिया में मेरे को कुछ अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो एट अ टाइम में बैक्टीरिया को तो बहुत ग्रो कर सकता हूँ ना, और मेरे को कोई घाटा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर उनको मैं मार के उनके अंदर से अगर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट भी करता हूं तो ज्यादा नुकसान तो नहीं है ना मेरे को। तो वही बोला गया है कि जो इसमें प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना बहुत छोटा जगह लेता है, प्लस वो एट अ टाइम बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा सा रहने वाला है, मल्टीप्लीकेशन रेट फास्टर होता है उनका। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट के चक्कर में हमको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है एससीपी को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन में यही बोला जाता है कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज्यादातर, उनके अंदर से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। और आगे बात की गई है ग्रोन ऑन एन इन एक्सपेंसिव सब्सट्रेट। ये बात तो भाई सिंपल सी बात है, आप सोचो ना, किसी अगर बकरी को आप पालते हो तो उसका चारा महंगा पड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया को पालने के लिए कोई खर्चा है क्या, लगता है कोई खर्चा है ना, इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत बोल सकते हैं ना, अगर इसको ग्रो करना है तो बहुत कम खर्चे में भी काम हो जाता है। जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर का वेस्ट प्रोडक्ट आया ना, उठा के डाल दो, बैक्टीरिया उस पर ग्रो हो जाएगा। अरे वो छोड़ो, ह्यूमन और एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस पर भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकता है, फंगस ग्रो हो सकता है, एल्गे ग्रो हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर ग्रो हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। इवन मोलेसिस वगैरह, जो गन्ने का पूरा जूस निकाल देने के बाद जो गन्ना बचा होता है आखिरी का, एकदम जो सूखा पार्ट होता है, उसको मोलेसिस बोलते हैं। मोलेसिस पे भी आप देखोगे फंगस वगैरह अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो वही बोला गया, इसको इनएक्सपेंसिव तरीके से ग्रोथ किया जा सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, इवन मोलेसिस हो गए, ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये सब पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ना एक बहुत अच्छा खासियत है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन को इनटू हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनको अगर मैंने कार्बन या नाइट्रोजन का सोर्सेज देना चालू किया, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट में आपको नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है, और कार्बन वगैरह जो कि एक सिंपल सा अपने पास एलिमेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हर चीजों में। तो अगर इनका आप सोर्स किसी बैक्टीरिया वगैरह किसी माइक्रोब को देते हो ना, तो बहुत अच्छा खासा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर। तो यही हमारा टेक्निक था सिंगल सेल प्रोटीन का, कि इसके अंदर हम लोग माइक्रोब को ग्रो करेंगे, जिस माइक्रोब्स के पास कैपेसिटी होगी बहुत अच्छे टाइप के प्रोटीन्स बनाने की, और उसको हम लोग कंटिन्यू डिवाइड करके ये काम कर लेंगे।
तो आप सोचो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो हाई प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, एट अ टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटीन के कंटेंट हमको मिल सकते हैं बैक्टीरिया में से। सेकंड बात करें तो ज़्यादातर जो विटामिन वगैरह मिलते हैं वो भी बैक्टीरिया वगैरह से या माइक्रोब से ही मिलते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो कि बी कॉम्प्लेक्सेस वाले विटामिन रिच वाले होने वाले वो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके मिल सकता है। इवन मिनरल्स हो गया या फैट्स वगैरह हो गए तो ये भी आपको कहाँ से मिल जाएंगे, एससीपी के टेक्निक से मिल जाएंगे, ठीक है। यूज्ड इन ह्यूमन एंड एनिमल फीड, और बेसिकली बात है कि जो अभी आप प्रोटीन वगैरह एक्सट्रैक्ट करवाते हो माइक्रोब से, तो हो सकता है ना किसी को गंदा लगे, अरे भाई माइक्रोब से प्रोटीन निकाला वो खाना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप एनिमल यूज के लिए नहीं, ह्यूमन यूज के लिए इतना नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल को तो दे सकते हो। सोचो ना, जो हमारे पास गोट है, काफ से बेसिकली पिग्स वगैरह होते हैं या कोई कैटल वगैरह है, इनके ग्रोथ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये प्रोटीन तो प्रोवाइड कर सकते हो ना, उनके लिए तो इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। तो वही बोला गया है कि यूज कर सकते हैं हम लोग इसको ह्यूमन में भी, और अगर आपको ह्यूमन नहीं तो एनिमल के फीड के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो, इस प्रोटीन को एनिमल को खाने के लिए दे सकते हो। जैसे एग्जांपल में काफ्स हो गया, पिग्स हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैटल फार्मिंग हो गया, ये सारी चीजों में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से माइक्रोब्स को यूज किया जाता है फॉर द एससीपी पर्पस। आपको कहानी तो याद रहेगी हमेशा कि सिंगल सेल प्रोटीन में किसी माइक्रोब को यूज करके उससे प्रोटीन बनाया, जिसमें उसको कार्बन नाइट्रोजन देके अच्छा खासा हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाया, ठीक है, और उसको ह्यूमन या बेसिकली एनिमल फीड के तौर पर दे दिया गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अपने को ध्यान रखना है कि कौन से माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको फंगस से ग्रो कर सकते हैं, जिस फंगस का नाम आपको ध्यान रखना है, फंगस का नाम आपको क्या दिया है, एस्पेजिलर नाइजर एंड ट्राइकोडर्मा विरिडे, प्लीज आपको ध्यान रखना है, एस्पेजिलर नाइजर एंड ट्राइकोडर्मा विरिडे, ये बेसिकली दो आपके फंगस हैं जो अच्छा खासा अमाउंट में आपको प्रोटीन बना के दे सकते हैं। ये एससीपी में ज्यादा यूज होने वाले फंगस हैं, ठीक है। यीस्ट में तो आपको हमेशा फेवरेट नाम आपको ध्यान ही रहता है, इज द सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया एंड द कैंडिडा यूटिलिस, ठीक है। तो प्लीज इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया एंड द कैंडिडा यूटिलिस, ये दो नाम रहेंगे फॉर द यीस्ट के लिए, ओके, जो कि बेसिकली हमारे पास एक यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे बात करें एल्गे को लेके, एल्गे बेसिकली थैलोफाइटा से बिलोंग करने वाला, जो कि इससे क्या बनने वाला है, स्पिरुलिना स्पीशीज एक यूज हो सकती है एल्गे की। सेकंड इज द कॉलेरा पायरोनिडोसा, ओके, कॉलेरा पायरोनिडोसा एंड फॉर द सेकंड इज द स्पिरुलिना स्पीशीज। ये दो स्पीशीज जो यूज होती है एल्गे की यूज होती है फॉर द एससीपी हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने के लिए, ओके। लास्ट में अगर बात करें बैक्टीरिया को लेके, जिसमें आपको दिया है इसमें ना मिथोफिलस मिथेलोट्रोफस और बैसिलस मेगास्टेरियम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोफस एंड बैसिलस मेगास्टेरियम, ये दो नाम आपको याद रखने फॉर द बैक्टीरिया के लिए। तो अगर आप पूरे एससीपी में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते तो प्लीज होप सो आप इस चार लोगों का, ये चार का तो नाम ध्यान रखें, इनमें से एक एक का भी नाम ध्यान रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगाई के कौन दो है, यीस्ट के कौन है, एल्गे के कौन है एंड बैक्टीरिया के कौन है, जो एससीपी पर्पस के लिए यूज होते हैं, ओके। सो होप सो आपको यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया रहेगा। तो हम इसके थोड़े से जस्ट एडवांटेजेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एडवांटेजेस में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके लिए हाई मल्टीप्लिकेशन रेट था, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से एट अ टाइम बहुत ज्यादा लार्ज बायोमास बना सकते हैं हम। बायोमास क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मास होता है उसको बायोमास बोलते हैं, ठीक है, जब वो पूरा अपना फूड वगैरह का प्रोडक्शन करता है। तो वही बात है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने मिलेगा। इवन आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हो सकता है कि कोई ऐसे टाइप की प्रोटीन बनानी जिसमें थोड़ा बहुत अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज करना है कोई नए टाइप के प्रोटीन के लिए, तो आप आपके बैक्टीरिया के जेनेटिक के अंदर थोड़ा चेंजेस करके उसको नया बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए, हाई प्रोटीन कंटेंट मिलता है इनसे, ये बात था, क्योंकि आपको कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स देके ये अच्छे खासे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, तो हाई प्रोटीन कंटेंट भी दे सकते हैं। अराउंड अगर बात की जाए तो इनके पर बॉडी से बात की जाए 43 to 85% ऑफ प्रोटीन वेट बाय वेट निकाला जा सकता है, मतलब परसेंट के अकॉर्डिंगली बोला गया है, जितना अगर आप वेट लोगे तो उतना आपको परसेंटेज में आपको उतना हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल सकता है, ओके। तो प्रोटीन कंटेंट के लिए काफी अच्छा खासा एससीपी टेक्निक यूज हो सकता है। आगे बात करें तो वाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे कि आप वेस्ट मटेरियल दे सकते हो। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, मोलेसिस हो गया, तो ऐसा सब वेस्ट देके हम लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर बात करें तो इससे हमको एक और फायदा हो रहा है कि हमारा जो पॉल्यूटेंट है उनको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। सोचा ना, मोलेसिस का कुछ काम नहीं होता लेकिन वो यूज कर गया एससीपी बनाने के लिए, ठीक है। अगर आगे किसी और चीज की बात करें, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, इनका कहीं यूज होने वाला है, कहीं यूज नहीं होने वाला है, लेकिन ये एससीपी में यूज हो सकता था। तो हमारा जो पॉल्यूटेंट था, जो पॉल्यूशन वाली चीजें थी, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में, तो अच्छा खासा यूज हो जा रहा है, तो हमारा पॉल्यूशन रिड्यूस होता है इसके से, ओके। लास्ट बात की जाए तो यहाँ पे रिच न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहे थे, बिकॉज यहाँ पे सोर्सेज ऑफ विटामिन है, ये एससीपी आपका विटामिन दे रहा था, जो कि बी कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग विटामिन थे। अमीनो एसिड दे सकता था बिकॉज इससे आपका प्रोटीन बनने वाला था, मिनरल दे सकता था, इवन कुछ अमाउंट में ये क्रूड फाइबर्स भी क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिसके चक्कर में क्या हो सकता है कि एससीपी से बेसिकली ये सारे अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिल सकते हैं,
ओके, सो होप सो आपको सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर बात पूरी समझ में आई रहेगी। मैं आपको एकदम एक शॉर्ट में बात करता हूं कि क्या मेन बात है कि एक हिसाब से अगर आप देखो, अगर आप किसी मीट या डेयरी प्रोडक्ट से अगर आप इतना ज्यादा प्रोटीन फुलफिल करने की कोशिश करते हो तो जितने हिसाब का अभी पॉपुलेशन है उतना अभी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से एससीपी को ज्यादा क्या दिया गया, भाव दिया गया, सीधी बात करें, ठीक है। भाव दिया गया इन द सेंस मतलब क्या है कि एससीपी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि ये एक टेक्निक हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स को पा सकते हैं, ठीक है। नॉट इन द हाई क्वालिटी प्रोटीन कि जितना सफिशिएंट प्रोटीन की जरूरत है उतना प्रोटीन पा जाना, ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल हुआ, जब बैक्टीरिया माइक्रोब के अंदर जैसे एल्गे, फंगाई, ईस्ट या अदर टाइप की कोई बैक्टीरिया हो, इनके अंदर हमने जब कार्बन या नाइट्रोजन की कुछ सोर्सेज दिए, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट के जरिए, मोलेसिस के जरिए या ह्यूमन एक्सक्रीटर वेस्ट के जरिए, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल बेसिकली एक्सक्रीटर वेस्ट से जब इनको हमने ऐसे सब टाइप की कार्बन नाइट्रोजन की सोर्स दिए तो उन्होंने हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को डेवलप करना चालू किया। और उसके अंदर से हम लोग हमारा बहुत सारे बायो रिएक्टर वगैरह की टेक्निक से क्या करते हैं, हम इनके अंदर से वो जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और हो सकता है बेसिकली ये प्रोटीन क्या होगा, बहुत हाई क्वालिटी, हो सकता है नहीं है भी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है जो कि ह्यूमन या एनिमल के फीड पर्पस के लिए, खाने पीने के पर्पस के लिए यूज हो सकता है, या पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग में वगैरह के तौर पे इनको फूड के तौर पे दिया जा सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है फॉर द फंगस का जो बेसिकली नाम है, उसके बाद आपके पास यीस्ट का नाम है, उसके बाद आपके पास बैक्टीरिया का नाम है, और लास्टली बेसिकली आपके पास एल्गे का नाम है। वो चारों का बेसिकली आपको जितना भी स्पीशीज के नेम है जो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक लास्ट नेम वापस से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ जो कि बेसिकली फंगस को लेकर एस्पेजिलस नाइजर एंड ट्राइकोडर्मा विरिडे। लास्ट इज द इज बेसिकली सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया एंड द कैंडिडा यूटिलिस। लास्ट उसके बाद बात की जाए जो कि अल्गे को लेके इज द स्पिरुलिना स्पीशीज एंड द कॉलेरा बेसिकली पायरेनोडोसा। एंड बैक्टीरिया को लेके क्या नाम है जो कि मिथेलो से ध्यान रखना, बेसिकली मिथेलोफिलस, मिथेलोट्रोफस एंड द बैसिलस मेगास्टेरियम, ओके। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने जो कि यूज होते हैं एससीपी के लिए। सो होप सो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एससीपी का टॉपिक क्या है और आपको इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या ध्यान रखना है, ओके। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।